Good morning students, welcome back in today's session of business studies class. In this session we are going to discuss the functional structure. What is functional organization structure? When the activities or jobs are grouped, keeping in mind the functions or the job, then it is called functional structure. For example, all the jobs related to production are grouped in production department, related to sales in sales department, related to purchase in purchase department, and so on. Within the departments, also grouping is done on the basis of specialized functions. Even then, territory-wise grouping is also included in functional structure like North region, South West, etc. बच्चे, जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर रहे हैं तब हम उनके फंक्शंस को माइंड में रखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनके हमने फंक्शंस के बेस पर ग्रुप्स बना देने हैं। किसी एक ग्रुप में 2 एक्टिविटीज़ आ गई, किसी दूसरे ग्रुप में 5 एक्टिविटीज़ आ गई, किसी और ग्रुप में 3 एक्टिविटीज़ आ गई, ठीक है। जब हम अपने ग्रुपिंग कर रहे हैं उस टाइम पर हम अपने जो पॉइंट्स माइंड में रखते हैं वो है फंक्शंस, कि किस तरह के फंक्शंस हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं। उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, उनके ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे आप अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सभी कहाँ डालोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डालोगे। परचेज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परचेज डिपार्टमेंट में डालोगे। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में। लाइक सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहाँ डालेंगी, सेल्स डिपार्टमेंट में डालेंगी, ठीक है। तो जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो आगे अगर फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है वो भी इसी एक्टिविटीज़ के बेस पर ही होता है। हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से और क्लियर करते हैं। द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब हमने स्टार्टिंग में देखा कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर 2-3 डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, इस तरह से डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं। तो आगे हम उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी करते हैं। अब जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट. Within each department and sub-department, a chain of superior and subordinate is created to work systematically. आपने प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट किया, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर 3 मैनेजर्स काम कर रहे हैं, स्टोर मैनेजर, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, असेंबली मैनेजर, ठीक है। अब स्टोर मैनेजर के अंडर कुछ और सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे, क्योंकि स्टोर मैनेजर अकेला अपने स्टोर के सारे कामों को हैंडल नहीं कर सकता। उसने अपने अंडर कुछ सबऑर्डिनेट्स रखे हैं ताकि वर्क जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्मूथली कंडक्ट हो सके। सेम इसी तरह से क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके अंडर भी कुछ सीनियर्स, कुछ सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंडर कुछ और मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स के अंडर और सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक चेन सा बन जाता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर और सबऑर्डिनेट्स काम करते रहते हैं। तो हम जब भी अपने काम को एक्टिविटीज़ के बेस पर, फंक्शंस के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। डायग्राम से हम इसे और क्लियर करेंगे। कंपनी के ऑनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स किसे अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है, ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऑनर्स जो है वो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कौन करते हैं, बीओडीज करते हैं। बीओडीज के अंडर कौन काम करते हैं, सीईओ काम करते हैं, जनरल मैनेजर्स काम करते हैं। अब जनरल मैनेजर्स के अंडर 4 डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर और डिपार्टमेंट्स होंगे, अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट था, स्टोर डिपार्टमेंट था, असेंबली डिपार्टमेंट था, ठीक है। सेम इसी तरह से अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर भी क्या होंगे, कुछ डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, रिसर्च डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर भी क्या होगा, कुछ एम्प्लॉइज काम करेंगे, कुछ सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर भी क्या होगा, कुछ सबऑर्डिनेट्स, कुछ एम्प्लॉइज जो है वो काम करेंगे। यानी कि एक्टिविटीज को डिवाइड किया जाएगा स्पेशलाइजेशन के बेस पर, ठीक है। जो पर्सन एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सपर्ट है उसे उस डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, जो रिसर्च के लिए एक्सपर्ट है उसे उस डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, जो क्वालिटी चेक करने में एक्सपर्ट है
उसे वहाँ डाला जाएगा, जो स्टोर कीपिंग में एक्सपर्ट है उसे वहाँ डाला जाएगा। यानी कि हम बच्चे कह सकते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो सेटल करते हैं। तो हम कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। कम टू द एडवांटेजेस। वेरी फर्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, अपने होल टास्क को मैनी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा जो होल टास्क है उसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, पर्सोनल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एक्टिविटीज डाली गई और वो एक्टिविटीज को कौन हैंडल करेगा? एक्सपर्ट्स, मैनेजर्स हैंडल करेंगे जो एक्सपर्ट होंगे। और जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लेस टाइम में बहुत बेटर वर्क परफॉर्मेंस हमें देते हैं। तो यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को किसका बेनिफिट मिलता है? स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है अमंग द वेरियस मैनेजर्स, अमंग द एक्सपर्ट्स। कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड। अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कौन हैंडल कर रहा है? एक्सपर्ट्स, मैनेजर्स, ठीक है, वो हैंडल कर रहे हैं। वो अपने काम में क्या है? बहुत एक्सपर्ट है। उन्हें पता है कि हमने दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ या अपने ही डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट के जो वेरियस सब डिपार्टमेंट्स हैं उनमें किस तरह से हमने कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, परचेज का एग्जांपल लिया था हमने, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिया था। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 सब डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, एक स्टोर कीपिंग था, एक क्वालिटी कंट्रोल था और एक असेंबली डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि उसने अपने तीनों सब डिपार्टमेंट्स में किस तरह से कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एस्टैब्लिश करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। मैनेजरियल एफिशिएंसीज इंक्रीज्ड। काम कौन कर रहा है? एक्टिविटीज परफॉर्म कौन कर रहा है? एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, मैनेजर्स कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने काम को, एक ही एक्टिविटी को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं, क्योंकि एक पर्सन को एक टास्क अलॉट कर दिया जाता है और वही पर्सन उस टास्क को बार बार परफॉर्म करता है। बार बार अगेन एंड अगेन परफॉर्म करने से हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हम उस काम को करने में क्या हो जाते हैं? एक्सपर्ट हो जाते हैं। यानी कि बच्चे, फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम एक्टिविटीज के बेस पर अपने एम्प्लॉयज को वर्क असाइन करते हैं और वर्क जब एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है तो उसकी नॉलेज, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके इंटरेस्ट के बेस पर असाइन किया जाता है और बार बार उसे वही वर्क दिया जाता है जिससे वो उस काम को करने में क्या हो जाता है? एक्सपर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। कोई भी एक्टिविटीज रिपीट नहीं होती है क्योंकि एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया जाता है अमंग द वेरियस मैनेजर्स, ठीक है। सभी को पता है कि मुझे क्या काम करना है। फाइनेंस वालों को पता है हमें फाइनेंस से रिलेटेड काम करना है, परचेज वालों को पता है हमें परचेज से रिलेटेड काम करना है, प्रोडक्शन वालों को पता है हमें प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करना है, मार्केटिंग वालों को पता है हमने सेल्स करनी है, एडवर्टीजमेंट करनी है और रिसर्च वर्क करना है, ठीक है। मतलब हर पर्सन को ये पता है कि मुझे क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इज फैसिलिटेड। जिस पर्सन को हमने जो भी टास्क अलॉट किया है उसे वही एक्टिविटी में एक्सपर्ट किया जाएगा, उसे उसी एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अगर आपने एडवर्टीजमेंट के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है तो उन्हें उनके एरिया से रिलेटेड ट्रेनिंग दोगे। फाइनेंस वालों को ट्रेनिंग देना चाहते हो तो उन्हें फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेनिंग दोगे। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग में उनका कोई भी बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट इज इक्वल वेटेज टू ऑल फंक्शंस। जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सबको इक्वल वेटेज दी जाती है। ऐसा नहीं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस तो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है वो मोर वेटेज दी जाएगी, नहीं। जो वेटेज फाइनेंस डिपार्टमेंट को दी जा रही है वही पर्सोनल को दी जाएगी, वही प्रोडक्शन को दी जाएगी और वही परचेज डिपार्टमेंट को दी जाएगी। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम सभी डिपार्टमेंट्स को क्या देते हैं? इक्वल वेटेज देते हैं। नाउ कम टू द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस के साथ साथ इस स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब जो होल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना वो यहाँ पर इग्नोर होता रहता है। क्यों इग्नोर होता रहता है?
क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स अपने ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव पर वो फोकस ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कब अचीव हो सकता है, जब सभी डिपार्टमेंट्स के लिए जो कॉमन गोल सेट किया गया है वो अचीव हो। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थर्ड डिपार्टमेंट है, ठीक है। परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, 4 डिपार्टमेंट्स का हम एग्जांपल लेते हैं। चलो ठीक है, चेंज करते हैं थोड़ा सा एग्जांपल को। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में 4 डिपार्टमेंट्स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, वो कहता है कि हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अब बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन हो गया, यानी कि फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए हमने क्या कर दिया, रेडी कर दिया। लेकिन जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो कहता है कि मार्केट के अंदर फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट की, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, ठीक है। मार्केट का जो कंज्यूमर है वो मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करना चाहता है, ठीक है। मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मार्केट में क्या है, डिमांड है। तो इसीलिए हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो किस बात पे फोकस कर रहा है कि हम अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे, हम बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक पेन का। हम सभी जो हैं पेन यूज करते हैं, ठीक है। अब पेन यूज करते हैं तो हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो 100 रुपीज और 100 रुपीज प्लस वाला पेन परचेज करते होंगे? नो, हम मोस्टली 10 से लेकर 30 रुपीज तक के पेन ही परचेज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो पेन बहुत जल्दी लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कहीं पर भी हम उसको छोड़ देते हैं, कोई भी हमसे उसे बोरो कर लेता है, ठीक है। कई बार हमारे से मिस भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं कहीं पर, ठीक है। और हम उसके लिए इतनी ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेते, इसीलिए हम उन पर बहुत ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड नहीं करते हैं। यानी कि मार्केट में जितनी डिमांड 10 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ तक के पेन्स की होती है, ठीक है, उतनी डिमांड 100 या 100 रुपीज़ प्लस वाले पेन्स की नहीं होती है, ठीक है। अब एक पेन बनाने वाली जो कंपनी है वो अगर अपना बेस्ट देगी तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो क्या होंगे, राइज होंगे, ठीक है। अब 100 रुपीज़ प्लस वाला पेन अगर आप परचेज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी ही होगी। लेकिन आपने तो बेस्ट दे दिया, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकता है, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट के कंज्यूमर क्या हैं, बहुत ही कम हैं, ठीक है। अगर 1 लाख कंज्यूमर जो है मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ 100 कंज्यूमर्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कब अचीव होगा, जब मैक्सिमम सेल होगी। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम सेल करना, ठीक है, ताकि प्रॉफिट्स क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। तो इस केस में क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कॉमन गोल जो है उसकी तरफ थोड़ी सी इग्नोरेंस हो जाती है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इसमें बच्चे कोई डाउट नहीं है कि अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर तो हमारा बहुत बेस्ट कोऑर्डिनेशन रहता है, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, स्टोर डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट अपना तो बहुत बेस्ट सा कोऑर्डिनेशन रखते हैं, लेकिन अदर डिपार्टमेंट्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन नहीं रखते। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रख रहा। अब सेल्स वाले कह रहे हैं भाई मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन प्रोडक्शन वाले तो क्या है, बेस्ट से बेस्ट देने में लगे हुए हैं, ठीक है। यानी कि आपस में उनका क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अरे बेस्ट से बेस्ट आप प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो माल मार्केट में बिक रहा है या नहीं बिक रहा, उस बात को तो सोचो। आप बना बना के गोडाउन्स भरते जाओगे तो क्या कंपनी को प्रॉफिट होगा, नहीं होगा, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट कब होगा, जब माल मार्केट में सेल होगा। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते रहते हैं। सभी डिपार्टमेंट्स ये चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल हों, हमारे पास अपने डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा बजट होना चाहिए जिससे हम अपने डिपार्टमेंट को अपडेट कर सकें, उनकी मॉडर्नाइजेशन कर सकें, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट्स चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट्स को मैक्सिमम फंड्स मिले, जिसकी वजह से उनके बीच में आपस में क्या होते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं।
नेक्स्ट इज हर्डल इन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन की बजाय आप हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट भी यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स यहाँ हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हर्डल इन कंप्लीट कोऑर्डिनेशन, इसमें तो ये रहता है कि आपस में सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, क्योंकि सभी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं करना चाहते, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सेकंड लोगे कि हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन्हें एक ही एक्टिविटी दे दी जाती है, ठीक है, अगेन एंड अगेन उसी एक्टिविटी को वो करते हैं ताकि एफिशिएंसी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, लेकिन उनकी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती, वो एक ही टास्क में एक्सपर्ट हो पाते हैं, बाकी टास्क की उनको नॉलेज नहीं हो पाती क्योंकि वो उसे परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। Now come to the suitability of the functional organizational structure where the size of the business is large, very much large. जब business का size बहुत large हो तभी हमें functional organizational structure को opt करना चाहिए। Where specialization is required, जहाँ पर activities ऐसी हों कि बिना specialist के वो हो ही नहीं सकती हैं, वहाँ हमें functional organizational structure को opt करना चाहिए। Where decentralization of authority is needed or possible, ठीक है, जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन करना पॉसिबल भी हो और रिक्वायर्ड भी हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ किया जा सकता है, जहां पर एम्प्लॉइज एजुकेटेड हो, जिनके ऊपर जो टॉप लेवल है वो फेथ कर सके कि अगर हमने इनको कुछ अथॉरिटीज दे दी हैं तो इन अथॉरिटीज का वो मिस यूज नहीं करेंगे, लिमिट्स में रहकर ही काम करेंगे, ठीक है। जैसे हमने अभी एक डायग्राम डिस्कस किया था, उस डायग्राम में क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटीज किसको दी, सीईओ को दी या जनरल मैनेजर्स को दी। जनरल मैनेजर्स और सीईओज के अंडर कितने डिपार्टमेंट्स थे, 4 डिपार्टमेंट थे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स और पर्सोनल, ठीक है। उन्होंने ये अथॉरिटीज किसको दी, अपने सब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को दी। उन्होंने ये अथॉरिटीज किसको दी, सबऑर्डिनेट्स को दी और एम्प्लॉइज को दी। तो क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम अथॉरिटी को बहुत ज्यादा लेवल तक स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है बच्चे कि ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, ट्रांसफर करना है अपने अथॉरिटी को और बहुत ज़्यादा लेवल तक उसे स्प्रेड कर देना है। और ऐसा आप कब कर सकते हो, जब आपके एम्प्लॉइज एजुकेटेड हों, वेल ट्रेंड हों, ठीक है, आप उन पे फेथ कर सको कि वो आपकी दी हुई अथॉरिटी का मिसयूज नहीं करेंगे। वेयर देयर इज ओनली प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड, वन प्रोडक्ट अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहाँ आप स्पेशलाइजेशन को जो है वो फोकस कर सकते हो। अगर आप बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हो तो आपके लिए जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट करना जो है वो बेनिफिशियल नहीं रहता है। Come to the case study. A truck manufacturing company has its registered office in Delhi, manufacturing unit in Gurgaon, and marketing department is located at Faridabad. अब देखो कि एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या बना रही है, ट्रक, यानी कि एक ही प्रोडक्ट बना रही है, उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं, गुड़गांव में करते हैं। मार्केटिंग का सारा काम कहाँ देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स, रिसर्च से रिलेटेड सारे फंक्शंस कहाँ परफॉर्म किए जा रहे हैं, फरीदाबाद में परफॉर्म किए जा रहे हैं। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड इट अडॉप्ट टू अचीव इट्स टारगेट। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, उसे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए या फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। तो बच्चे आंसर रहेगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्यों रहेगा, गिव रीजन, हमने रीजन भी देना है। क्यों, क्योंकि हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रक प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रक इज अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो और जो है ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है। जब साइज लार्ज होता है तो ही हमें जो है स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है, ठीक है। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाइड किया है कि एक ही जगह पर सारी एक्टिविटीज नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस उन्होंने क्या बना दिया, दिल्ली में बना दिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ लगा दिया, गुड़गांव में लगा दिया। सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ बना दिया, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट कहाँ बना दिया, फरीदाबाद में बना दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है, हाई डिग्री डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज करते हुए स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करना है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, फंक्शनल स्ट्रक्चर को ऑप्ट किया है। फाइनली बच्चे वी कैन से दैट द कंपनी शुड अडॉप्ट functional structure since it manufactures trucks only, that is a single product.
The company has separate departments like manufacturing unit in Gurgaon, marketing department in Faridabad. That means the size of the organization is very much large. It has diversified activities and operations, required a high degree of specialization, so it should adopt functional structure. Thanks and have a nice day.